अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ग्रेट। तो शुरू करें जी आज का टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। आज हम ये डिस्कस करेंगे। कंपनी लॉ में एक बहुत अहम ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। बाय द वे, आप लोगों ने कंपनीज के नेम्स के साथ एक वर्ड लिखा हुआ पढ़ा और सुना है, लिमिटेड। जैसे प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी कंपनी के नाम के साथ ये अल्फाज लिखे हुए होते हैं ना, तो उसमें जो वर्ड लिमिटेड आता है। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कशन करेंगे कि ये लिमिटेड का क्या कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी मतलब ये कि कंपनी चूँकि ख़ुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, इसने जो डेट्स लिए हुए हैं, जो इस पे लायबिलिटीज़ हैं, उनकी रीपेमेंट के लिए इटसेल्फ कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ज़रा पहले जुमला याद कर लें, फिर इसकी वजाहत करता हूँ। इटसेल्फ कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लोन्स, टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ डेट्स, यानी कंपनी के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं उन कर्ज़ों को अदा करने के लिए ख़ुद कंपनी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। मतलब ये कि कंपनी के नाम पे जो एसेट्स हैं, ये इसकी वजाहत अब कर रहा हूँ, जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो सेल कर दिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और जितनी रकम आएगी उसको इस्तेमाल किया जाएगा कंपनी के डेट्स को रीपे करने के लिए। कुछ भी नहीं बचाना आपने। ओके हो गया? तो कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है जी। अभी इसी की तरफ आ रहे हैं कि ये लिमिटेड का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। सो बेसिकली ये बात याद रखने वाली है कि इटसेल्फ कंपनी की लायबिलिटी फॉर द रीपेमेंट्स ऑफ डेट्स जो कंपनी के ऊपर हैं, कंपनी की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, जिसकी वजाहत मैंने अभी कर दी कि जो भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगे, सेल कर दी जाएंगे, और वहाँ से आने वाली रकम को कंपनी के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं उनको अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बताएं, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो वो यहाँ पे कह रहा है इसी पैराग्राफ में, यू कैन सी द बुक, वो कहता है जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल पर्सन, यानी जिस तरह कोई एक अकेला शख्स अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़ों के लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो उसी तरह कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। जो कंपनी के ज़िम्मे कर्ज़े हैं उनको अदा करने के लिए कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का, ये बेसिकली एप्लीकेबल है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसके लिए? कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। मतलब क्या है इसका, ये हम इस हेडिंग में जाके पढ़ेंगे, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स में जाके इसकी वजाहत होगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद कर लें, ज़रा कंक्लूड करें इस पहली बात को। दो बातें अब तक हमने की हैं। नंबर वन, इटसेल्फ कंपनी की जो लायबिलिटी है, कंपनी के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं उनको अदा करने के लिए, तो वो लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। और दूसरी बात क्या की थी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली अप्लाई होता है, ये एप्लीकेबल है कंपनी के शेयर होल्डर्स पे, जिसकी वजाहत हम करेंगे इस थर्ड हेडिंग में जाके। जी बताएं, समझ आ गया? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे तो डायरेक्टर्स के बारे में बहुत तफसील से डिस्कशन होगी इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 3 में, जिसका टाइटल ही यही है, डायरेक्टर्स। लेकिन ब्रीफली एक बात मैं आपसे यहाँ कर दूँ, इधर देखें जरा, तवज्जो करें। कहते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी एजेंट्स ऑफ कंपनी। ज़रा जुमला दोहरा दें शाबाश, ताकि क्लास में बैठे बैठे याद हो जाए। जो डायरेक्टर्स हैं, चूँकि ये कंपनी की मैनेजमेंट को रन कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, तो डायरेक्टर्स को कंपनी के एजेंट्स कंसिडर
किया जाता है। ये जो फैसला करते हैं वो कंपनी के एजेंट की हैसियत से करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब अगर तो ये जो जुमला अब आने लगा है ना, इससे आप यहाँ पे लिंक हो जाएंगे इस हेडिंग के साथ। अगर तो डायरेक्टर्स अपने इख्तियारात में रहते हुए काम सर अंजाम दें, दोहराएं जुमला, अगर डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटीज़ में रहते हुए काम सर अंजाम दें, ड्यूटीज़ परफॉर्म करें, मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, किस में रहते हुए, अगर अपने इख्तियारात में रहते हुए, अथॉरिटीज़ के अंदर रहते हुए जो डिफ़ाइन की गई थी कि भाई इससे बियॉन्ड आपने नहीं जाना, तो अगर तो डायरेक्टर्स अपने इख्तियारात की हुदूद में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, तो इस सूरत में फिर डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी, ठीक है, टूवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द कंपनी। अब सारी बात प्लीज़ दोहरा दें, गालिबन चौथी पाँचवीं दफ़ा बोलने लगा हूँ, ठीक है, चूँकि इस क्लास से उठ के जाना तो सब कुछ याद करके जाना इंशाल्लाह। जी बोलें। अगर डायरेक्टर जो कि कंपनी के एजेंट्स तस्वुर किए जाते हैं, अगर तो ये डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, अपनी हुदूद में रहते हुए, इख्तियारात में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, तो फिर डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज़े हैं उनकी रीपेमेंट में इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। लें जी, असल टॉपिक अब आए बच्चों, जिसका इंतज़ार था, और जो असल टॉपिक है हमारा आज का, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, वो ये हेडिंग है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कहते हैं कि ये जो लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर कर्ज़े हैं, उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए प्लीज़ एक एक लफ्ज़ ज़रा सुनते जाइएगा। लिमिटेड कंपनी पे जो कर्ज़े हैं उनकी अदायगी के लिए अगर तो इस कंपनी के तमाम एसेट्स बेच दिए गए थे, डिस्पोज ऑफ कर दिए गए थे, सेल कर दिए गए थे, और वहाँ से आने वाली रकम को कंपनी के कर्ज़े अदा करने में इस्तेमाल कर दिया गया था, और अभी भी लाइबिलिटीज़ बाकी हैं, मतलब जो डेट्स की अमाउंट्स हैं वो अभी भी अनपेड हैं, तो उन रिमेनिंग अनपेड अमाउंट्स को पे करवाने के लिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि जो बाकी पैसे रह गए हैं वो आप अदा करें, क्योंकि कानून कहता है कि लिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स हैं, लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब ये तो जो प्लीज़ मतलब ये कि जो अमाउंट्स ये अपने कैपिटल के तौर पे कंपनी को पहले दे चुके हैं, इस सेंटेंस को रिपीट करें, शेयर होल्डर्स ने जो अमाउंट्स कंपनी को पहले दे दी हैं, किसके तौर पे, कैपिटल के तौर पे। आपको याद है कल की क्लास में हमने एक वो डिस्कस किया था कि इन्होंने 100 शेयर्स दिए थे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, ठीक है, आपने कितने लिए थे, 1000 शेयर्स। अच्छा देखिए, भूल गए यार, वैसे आप अजीब कंपनी के शेयर होल्डर हैं और करते 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 आखिर में एक शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स थे आपके, गालिबन 1 मिलियन थे, नहीं 1 मिलियन शेयर्स थे गालिबन। कैपिटल जो गया था आपकी तरफ से वो 100 मिलियन था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ठीक है। तो देखें, आपकी तरफ से भी कैपिटल गया हुआ है भाई, आपकी तरफ से भी कैपिटल गया हुआ है, आपकी तरफ से भी कैपिटल गया हुआ है। तो अगर तो ये जो अमाउंट्स शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी कंपनी को दी हुई हैं, ये वो अमाउंट्स हैं कि जिनके इवज़ कंपनी की जानिब से इनको शेयर्स दिए गए थे, मतलब आप लोगों को। तो अगर तो उन अमाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए और एसेट्स बेच के जो पैसे आए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कंपनी के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं वो अदा हो सके तो ठीक, वरना अगर सब कुछ अप्लाई हो चुका है, सब कुछ मतलब एसेट्स डिस्पोज ऑफ करके आने वाले पैसे भी और जो कुछ आपकी जानिब से कंट्रीब्यूट किया गया था वो भी, सब कुछ ख़त्म हो गया, और अभी भी अगर अनपेड अमाउंट्स ऑफ डेट्स हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन में मतलब ये इंसॉल्वेंसी ही है ना, बैंकरप्सी, दिवालिया हो गई ना कंपनी। तो इस केस में अब कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये नहीं कहा जाएगा कि भाईजान
अब आपकी एक मरतबा फिर ज़रूरत है। आपने पहले भी ताउन किया था, पहले भी आपने पैसे दिए थे, तो आज फिर आपकी ज़रूरत है। नहीं ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। आप अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस हम यूँ बोल सकते हैं कि द लाइबिलिटी, तो जो कीजिए कहते देखें, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, रिपीट करें, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि ये पहले ही कंपनी को दे चुके हैं। समझ आया? जो अमाउंट्स ये पहले कंपनी को दे चुके हैं, किसके तौर पे? इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कैपिटल के तौर पे, जो जो अमाउंट्स ये कंपनी को कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, बस उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए अगर कर्ज़े अदा हो सके तो ठीक, और अगर अनपेड अमाउंट्स हैं तो जनाब इन शेयर होल्डर्स को नहीं कहा जाएगा। जी बता दें, समझ आ गई? सवाल है? वो मतलब जो बैड डेट्स हो जाएंगे, जो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट्स हैं क्रेडिटर्स के, वो क्या हो जाएंगे? बैड डेट। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं, जो कंपनीज को लोन दे रहे हैं, तो जनाब पहले वो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जिस कंपनी को हम लोन दे रहे हैं ये लिमिटेड कंपनी है। और लिमिटेड कंपनी का मतलब कि कंपनी के तो चलो एसेट्स बेच के सारे इस्तेमाल किए जा सकता है, जो आने वाला पैसा है कंपनी के ज़िम्मे जो कर्ज़े हैं उनको अदा करने के लिए, लेकिन कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप कंपेल नहीं कर सकते कि भाईजान गाड़ी बेचो, अपना घर बेचो, महंगा सा आईफोन बेचो, ठीक है। तो आप कंपेल नहीं कर सकते कंपनी के शेयर होल्डर्स को। जी ज़रा बता दें, ओके हो गया? तो ये है कॉन्सेप्ट आपका लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, एक सूरत, अभी बात मुकम्मल ही हुई, एक बात होगी जी, कौन सी वाली? कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अप टू व्हाट? अप टू द अमाउंट्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो इन्होंने कैपिटल अपने अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर दिया था। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, यानी एक सूरत अब आपको ऐसी बताने लगा हूँ कि जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स को कहा जा सकता है कि भाई पैसे लेके आएँ, हमने कर्ज़े अदा करने हैं, कुछ अमाउंट्स अनपेड हैं लिहाजा वो हमने अदा करने हैं, तो आप पैसे लेके आएँ। अब आप सोच रहे होंगे हैं ये कौन सी सिचुएशन, ये कौन सा एक्सेप्शनल केस है? तो इसको हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इधर तवज्जो कीजिएगा। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। 1984, उम्मीद करता हूँ ईयर आपको याद रह जाएगा। 1984 से पहले के ज़माने का जो कंपनी लॉ था, कौन सा? 1984 से पहले के ज़माने का जो कंपनी लॉ था, उस कंपनी लॉ में इजाज़त हुआ करती थी कि कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर सकती थी। दोहराएं ये आखिरी जुमला जो ने बोला, 1984 से पहले का जो कंपनी लॉ था, उस कंपनी लॉ में परमिशन थी कंपनीज़ को कि कंपनीज़, शाबाश, कंपनीज़ पार्टली पेड शेयर्स इशू कर सकती थीं। अब पार्टली पेड शेयर्स इशू करने का मतलब क्या था कि अगर 10 रुपये का एक शेयर है और कंपनी अगर चाहती उस ज़माने में तो यूँ कह सकती थी कि ऐसा करें कि 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ए लोगो पेमेंट्स अभी कर दें, 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हम आपसे पेमेंट्स बाद में ले लेंगे। ना वो और चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। ऑथोराइज्ड वाली वो शेयर कैपिटल के टॉपिक में जाके हम पढ़ेंगे कि वो ऑथोराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं और इशूड और पेड अप किसे कहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। ले जी, सारी बात अब दोबारा करनी पड़ेगी गालिबन थर्ड टाइम। क्या कहा? 1984 से
पहले के ज़माने का जो कंपनी लॉ था उसमें इजाज़त थी, उस कानून के तहत क्या इजाज़त थी कि कंपनीज पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर सकती थी। और एग्जांपल दे रहा था कि बीच में सवाल आ गया। एग्जांपल क्या थी कि कीमत तो शेयर की कितनी है 10 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन कंपनी ने अगर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और सम अदर पर्पज़ ये कहा कि जी ऐसा करें 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आप पैसे क्या कर दें अभी दे दें, और 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हम आपसे पैसे बाद में ले लेंगे। तो अगर उस ज़माने के कानून के तहत जो फैसिलिटी थी उसको अवेल करते हुए अगर कंपनी ने शेयर इशू किए तो उसको क्या नाम दिया गया था, पार्टली पेड अप शेयर्स या पार्टली पेड शेयर्स। डन हो गया जी। अच्छा, अब हुआ क्या, 1984 में नया जब कंपनी लॉ आया जिसका नाम था द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। आप चूँकि सीनियर स्टूडेंट्स हैं ग्रुप बी के, मुमकिन है कहीं ना कहीं आपने ये अल्फाज पढ़े हों, शायद कहीं ना कहीं। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आ गया था 1984 में। अच्छा, इस कानून के तहत फिर मना कर दिया गया कि अब कंपनियां पार्टली पेड अप शेयर्स इशू नहीं कर सकेंगी। मतलब क्या, पार्टली पेड अप शेयर्स इशू नहीं कर सकेंगी, तो फिर कौन से वाले शेयर्स इशू कर सकेंगी, फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टर्म्स अब आप समझ चुके होंगे। कौन से दो टर्म्स बोलें, पार्टली पेड अप शेयर्स और फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो 1984 से पहले के ज़माने में पार्टली पेड अप शेयर्स की परमिशन थी जो कि 1984 के कंपनी लॉ में मना कर दी गई, और फिर कहा गया कि अब जनाब कंपनीज जो शेयर्स इशू कर सकेंगी वो कौन से होंगे बताइए, फुल्ली पेड अप शेयर्स। तो फिर 1984 से लेके अब तक यही कानून है। मतलब इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान का जो मौजूदा कंपनी लॉ है इसमें भी यही प्रोविज़न है, इसके तहत भी यही है कि फुली पेड अप शेयर्स इशू किए जा सकेंगे। और फुली पेड अप शेयर्स के इशुएंस का मतलब समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा और बताऊंगा कि क्या मतलब है फुली पेड अप शेयर्स का। कि अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये के हिसाब से ही पेमेंट्स आप लें, कोई रियायत नहीं, कोई आप कमी नहीं कर सकते, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट ये जो इशुएंस, ये जो पार्टली पेड अप वाला कॉन्सेप्ट है ये अब एप्लीकेबल नहीं है। चलिए बताएं, पहले ये बात समझ आ गई है, बता दें। अच्छा, पार्टली पेड अप फुली पेड अप क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखें अगर कोई कंपनी ऐसी है बच्चों, अच्छे बच्चों, अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जिसने पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर रखे थे, दोहराएं जुमला, अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जिसने पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर रखे थे, वो कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है तो शेयर होल्डर्स को, उन शेयर होल्डर्स को कि जिनको पार्टली पेड अप शेयर इशू कर रखे थे उनको कहा जा सकता है, गैस करें क्या कहा जा सकता है, कि जनाब आपके ज़िम्मे हमारे कुछ पैसे बनते हैं ठीक है, तो वो तो ज़रा पे कर दें। तो वो जो पार्टली अनपेड अमाउंट्स हैं उनकी पेमेंट के लिए ऐसे शेयर होल्डर्स को कंपेल किया जा सकता है, कहा जा सकता है। लाइक एग्जांपल मैंने क्या कहा था कि 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पेड थे और 3 रुपीज़ पर शेयर के लिहाज से अनपेड थे, तो उनसे कहा जाएगा कि जनाब 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो अनपेड अमाउंट्स हैं वो ज़रा काइंडली आप दे दें। डन हो गया। अच्छा, तो जैसे अभी मैंने कहा अब तो खैर वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है, वो रियायत और फैसिलिटी ख़त्म हो गई, अब तो है ही क्या, अब तो फुली पेड अप शेयर्स हैं सारे के सारे, ठीक है जी। तो ये आपका ये पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स। अच्छा, मैंने जो आपको एग्जांपल कोट किया है उसमें मैंने 7 रुपीज़ पर शेयर ये पेड अप और 3 रुपीज़ पर शेयर ये अनपेड, ये एग्जांपल कोड किया। आप जरा किताबें देखें तो यहाँ पे आप, हाँ बस थोड़ा सा फ़र्क है, उसने उसको 7.5 और 2.5 के हिसाब से उसने यहाँ पे एग्जांपल बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अभी बोलता हूँ और मैं चाहूँगा फिर आप बुक में से उसको ज़रा हाईलाइट कर लें, पहले सुन लें, इधर देखिए। हाँ
अभी भी जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपसे ये कहा कि लिक्विडेशन के वक्त, कंपनी की वाइंडिंग अप के वक्त जो कर्ज़े हैं उनको रीपे करवाने के लिए उन शेयर होल्डर्स को कहा जा सकता है कि जिनके ज़िम्मे पैसे पेएबल थे, वो जो रिमेनिंग अनपेड। तो अभी मैंने कहा कि डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के वक्त उनको कहा जा सकता है। अब एक बात जो यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं लाजमी नहीं है कि फ़कत लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के वक्त ही शेयर होल्डर्स को ये कहा जाए कि जी रिमेनिंग अनपेड अमाउंट्स आप दें। नो नो जी, कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान भी शेयर होल्डर्स को कहा जा सकता है। अब आप किताब में देखें, ये किसने फ़ैसला करना है, ये कौन कह सकता है? डायरेक्टर्स। ये मैं चाह रहा था कि आप इसको ज़रा प्रोमिनेंट कर लें इस चीज़ को, ठीक है? मिल गया जी? एग्जाम्पल के अंदर हाँ, ऊपर पैराग्राफ में नहीं है, एग्जाम्पल के अंदर लास्ट में आपको ये अल्फाज लिखे हुए मिलेंगे, द अमाउंट में बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इफ दे सो डिसाइड। जी बताएं, डन हो गया? सो यहाँ तक हो गया जी आपका ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है? तो ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ तक पूरा हो गया। अच्छा, आगे चलें। मतलब इस लिहाज से कि लिमिटेड लायबिलिटी किसकी है किसकी नहीं है। हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, इधर अटेंशन कर लें, अगर आपने चीज़ें लिख ली हैं, नोट कर ली हैं, तो इधर देखें। हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, मतलब ये कि कंपनी के नाम में लफ्ज़ लिमिटेड ये इंडिकेट करता है, जो मैं दोहराएं, कंपनी के नाम में जो वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट्स ऑन द कंपनी। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनीज के नेम्स के साथ दो लफ्ज़ लिखे होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, या समटाइम्स एब्रीविएशन लिखा होता है पीवीटी एलटीडी, ऐसा ही है। और पब्लिक कंपनीज के नेम्स के साथ सिर्फ लफ्ज़ लिमिटेड लिखा होता है। याद हो गया? दोहराएं, प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ। ओए, हमने गालिबन 2-3 दिन पहले अपनी क्लास के अंदर कंपनीज अज्यूम की थी, स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड और मून प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? चलें, इस आज हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। स्टार्स वाली को प्राइवेट रहने देते हैं। स्टार्स क्या है? नाम है, और अगले जो दो लफ्ज़ हैं वो क्या जाहिर करते हैं? कंपनी का स्टेटस। कौन से दो वर्ड्स हैं? प्राइवेट लिमिटेड। ओके हो गया? अच्छा, और दूसरी कंपनी मून लिमिटेड, अब ये पब्लिक कंपनी है। वैसे ये जाके आगे हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, लेकिन चलें, थोड़ी सी बात अभी इनिशिएट हो गई। कौन सी? कि प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ लफ्ज़ प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी के नाम के साथ लफ्ज़ पब्लिक नहीं आता। प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ लफ्ज़ प्राइवेट आता है। दोहरा लें जी, प्राइवेट कंपनी के नेम के साथ वर्ड प्राइवेट आता है और साथ में लिमिटेड भी, लेकिन पब्लिक कंपनी के नाम के साथ लफ्ज़ पब्लिक नहीं आता, सिर्फ क्या आ जाता है? लिमिटेड। जैसे कि हमने अज्यूम किया कि अगर मून लिमिटेड कंपनी है तो बेसिकली ये शो करता है कि ये दरअसल पब्लिक कंपनी है। ठीक हो गया? ऑल्दो हमने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अपने आने वाले लेक्चर में करनी है। जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह ज़रा देख लें पेज शिफ्ट करके, तो टाइप, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है उसके अंदर फिर ये टाइप्स ऑफ कंपनीज आएंगे और बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
कि पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं। जी ज़रा बताएं, इधर देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या आप मेरी तसल्ली के लिए दोहरा सकते हैं एक दफ़ा कि प्राइवेट कंपनी के नेम के साथ क्या आता है? प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम के साथ सिर्फ लफ्ज़ लिमिटेड आएगा, वर्ड पब्लिक नहीं लिखा हुआ होगा। और लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर के लिए, दैट इज़ लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी। एक क्वेश्चन कर लूँ आप लोगों से, और मुझे लग रहा है कि इस सवाल का जवाब आ जाएगा आपको। लें जी, बिस्मिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि कंपनीज को गवर्न करने के लिए, उनके ऊपर चेक रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होंगे या नहीं? देखा, जवाब दुरुस्त हो गया। ठीक है, तो देखें, जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आसान अंदाज में चलाने के लिए, बेहतर अंदाज में चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, ठीक है, इसी तरह कंपनी भी तो ऑर्गेनाइजेशन है, तो कंपनीज़ को गवर्न करने के लिए, बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, रन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए भी बनाए गए। अच्छा, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो कंपनीज़ के लिए बनाए गए हैं, इनमें सबसे टॉप पे जिसका मुकाम और मर्तबा है वो है कंपनीज एक्ट 2017, इस वक्त का जो हमारा मौजूदा कंपनी लॉ है। समझ आ गई? जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो जिनके तहत कंपनीज गवर्न की जाती हैं, उनमें टॉप पे कौन है? कंपनीज एक्ट 2017। डन हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और तीसरे नंबर पे है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब अगर आप ये सवाल करेंगे कि साहब ज़रा बता दीजिए कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, तो दिलचस्प बात यह है, इसके ऊपर मुकम्मल चैप्टर आगे जाके आपने पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2। और अगर तसल्ली करना चाहें कि भाई सही कह रहा है कि नहीं, तो आप देख लें, चैप्टर नंबर 2 है ये, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हाँ, लेकिन अच्छा मेरी बात, ओए ऐसे भी इतने भी जालिम नहीं हैं कि अभी आपको थोड़ा सा भी ना बताएं, तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको मुख्तसर, इतना कि जितना समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। शुरू करें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दरअसल वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें कंपनी के बारे में एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है। मैंने तो कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में बता सकूं, आप ज़रा दोहरा दें, ज़रा पता लग जाएगा मुझे। मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें कंपनी के बारे में एक ओवरऑल इंट्रो प्रोवाइड किया गया होता है, और इसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मेमोरेंडम को। अच्छा, और अगर आप में से कोई ये सवाल करना चाहे, साहब थोड़ी सी वजाहत और कर दें कि ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में मतलब किस किस्म का, इधर देखें, कंपनी का नाम, कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है, ठीक है, इस किस्म की जो बुनियादी मालूमात है कंपनी के बारे में, वो जिस डॉक्यूमेंट में होती हैं, क्या कहते हैं उसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रह जाएगा? सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट which provides an overall introduction about a company, जिसकी तफसील इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। इसकी भी एक दो जुमलों के अंदर वजाहत करता हूँ कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तवज्जो इधर कीजिएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है कंपनी का कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कंपनी के इंटरनल अफेयर से मुतालिक। दोहराएं ज़रा जुमला। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन का आगाज़ जब मैंने किया तो मैंने कहा रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से वाले?
जिनका ताल्लुक कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने से। तो कंपनी के जो अंदरूनी मामलात हैं, ठीक है, उनसे मुतालिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और अगर आप इसकी भी एक दो एग्जांपल्स लेना चाहें तो वो भी ले लें। जैसे अगर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की क्वालिफ़िकेशन कोई तय करनी है, बच्चों कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की क्वालिफ़िकेशन के बारे में तय करना था कि जिसके पास कम से कम इतनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होगा, ऐसे बंदे को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, बता दें ये कंपनी का एक्सटर्नल मैटर है या इंटरनल मैटर है? बोलें इंटरनल है। तो ये बात आपने कहाँ पे लिखनी है? आर्टिकल्स में। अच्छा, एक और बात, अच्छा फिर क्वेश्चन करने लगा और मुझे लग रहा है आपकी ना चेहरे देख के, शक्लें देख के कि इसका जवाब भी आपको आ जाएगा। स्टार्टिंग, अगर ये डिटर्मिन करना हो कि कंपनी के जो सैकड़ों हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं उनमें से किन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, तो सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि क्या ये कंपनी का एक्सटर्नल मैटर है या इंटरनल? जवाब दुरुस्त, जिसके बारे में पहले ही पेशीन गोई की थी कि जवाब दुरुस्त होगा इंशाल्लाह। मोइन भाई देख रहे हैं आप माशाल्लाह, हाउ इंटेलिजेंट दे आर। तो ये जो वोटिंग राइट्स का मामला है कि कौन से शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि जिनको जो एंटाइटल्ड होंगे वोट कास्ट करने के लिए कंपनीज की जनरल मीटिंग्स में, तो ये भी एक्सटर्नल अफेयर नहीं है, कौन सा? इंटरनल। तो इसके बारे में भी किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। डन हो गया? एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इस तरह की बहुत सी बातें कि जिनका ताल्लुक कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट से है, इंटरनल अफेयर्स की मैनेजमेंट से है, तो वो सारे रूल्स इसमें लिखे होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को एक नाम दिया जाता है, वो है बाय लॉज। ठीक है, कंपनी के बाय लॉज। ठीक है बच्चों, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर ऑल्सो कॉल्ड बाय लॉज ऑफ द कंपनी। चलें जी, ये है हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि मुकम्मल तौर पे समझ आ गया है। कोई सवाल है तो भी आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जैसे कि हम रोज़ ये कहते हैं कि क्वेश्चन करने में हेजिटेशन नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया? क्योंकि हमने लर्न करना है। हाँ जी, वो जो कॉन्सेप्ट है लिमिटेड वाला, अगर इसको आप कंपेयर करें कंपनी वर्सेस शेयर होल्डर, तो आप देखें शेयर होल्डर की तरफ हम नहीं आएंगे, जो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट्स हैं, ठीक है, उनको पे करवाने के लिए कंपनी का सब कुछ बेच देंगे। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कहेंगे अच्छा यार चलें इतने से एसेट्स बेच दें, इतने रख दें, नो। फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी की भी लिमिटेड लायबिलिटी हुई, फिर आप कह सकते हैं। लेकिन जब मैंने लेक्चर के आगाज़ में बहुत दफ़ा ये दोहराया कि जनाब कंपनी का जो कुछ है वो आपने नहीं छोड़ना, वो आपने डिस्पोज ऑफ कर देना। जब पार्टनर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट है, पार्टनरशिप स्टाइल जो है डिफरेंट है। उसमें क्या है, आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है फर्म के डेट्स रीपे करने के लिए, वो क्या होती है? वो अनलिमिटेड होती है। तो अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का यही तो फ़ायदा है कि कर्जा किसके नाम पे लिया था? कंपनी के नाम। तो फिर आप क्या कहते हैं? चल फिर उन पे भी कर, कंपनी से ही आप कहते हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं ये पर्सन है। ठीक है, ये बल्कि गालिबन कल का टॉपिक था हमारा, ये शायद परसों का, कल का था, कंपनी एज अ पर्सन। ठीक है, उसमें एक पॉइंट आया था, डेट्स वाला पॉइंट भी आया था कि कंपनी इटसेल्फ लायबल है अपने डेट्स को रिपे करने के लिए, ये चीज़। ठीक है जी, चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। चलें।